नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की जो पटना जेल छापेमारी से जुड़ी हुई है। बेऊर जेल में मोबाइल मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 कक्षपाल को निलंबित किया गया है। लापरवाही के आरोप में निलंबित हुए हैं ये। आज ही जेल में मोबाइल, चाकू और गांजा बरामद किया गया था और इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। तो एक बार फिर पटना के बेऊर जेल में मोबाइल फोन, गांजा और चाकू मिलने को लेकर कार्रवाई की गई है और लापरवाही के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। 2 कक्षपाल को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जो पटना के बेऊर जेल से आपत्तिजनक सामान मिलने से जुड़ी हुई है। आज पटना के बेऊर जेल में छापेमारी की गई है और इसमें मोबाइल, चाकू और गांजा जैसे सामान मिले थे, जिनमें अब कार्रवाई हुई है और 3 कक्षपाल को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, मोबाइल फोन मिलता है पटना के बेऊर जेल में, बिहार का सबसे बड़ा और सुरक्षित जेल माना जाता है। गांजा मिलता है, चाकू जैसे सामान मिलते हैं, कार्रवाई भी होती है। इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या वजह है कि बार बार इस तरह की चीजें मिल रही हैं? कार्रवाई होती तो जरूर है, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। बिल्कुल, देखिए, और यही लापरवाही की वजह है जिसके कारण 3 कक्षपालों को निलंबित किया गया है बेऊर जेल के। सबसे हैरानी की बात है लिम कि 2 महीने पहले भी पटना के बेऊर जेल में खुद डीएम चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। उसमें एसएसपी समेत तमाम अधिकारी थे और उस दौरान जेल से भारी संख्या में मोबाइल रिकवर किया गया था, चार्जर रिकवर किया गया था। और आज एक बार फिर से 5 मोबाइल का रिकवर होना कई सवाल पैदा करता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या केवल कक्षपाल तक इसमें लापरवाही बरती जाती है या जेल में एक नेक्सस काम कर रहा है जो इस पूरी ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है उसके पीछे जिम्मेवार है। बहरहाल 3 कक्षपालों को निलंबित किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जेल आईजी ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और कारण परीक्षा नोटिस जारी की जा रही है और देखना होगा आगे इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करें। लेकिन फिलहाल 3 जो कक्षपाल हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। जी संजय, सवाल यह है कि इससे पहले जैसा कि आपने बताया डीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी, उस वक्त भी मोबाइल फोन मिले थे, आज भी मोबाइल फोन मिले हैं और पटना के बेऊर जेल से कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं कि यहां से रंगदारी मांगी जाती है और इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि पटना के बेऊर जेल में इस तरह की सेंधमारी कर, इस तरह की लापरवाही से मोबाइल फोन बार बार पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, न्यूज 18 ने भी लगातार इस तरह की खबरें दिखाई कि जेल के अंदर कैसे जो वायरल वीडियो है वो चला आता है बाहर में। बेऊर जेल में कई मोबाइल हैं, आज भी छापेमारी हो जाए तो वहाँ मोबाइल मिल जाएगी। कई कुख्यात कैदी हैं, नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, वो बंद है बेऊर जेल में और कहीं ना कहीं जो नेक्सस है वो इसके लिए जिम्मेवार है। फिलहाल आज 5 मोबाइल मिलने के बाद सभी के खिलाफ FIR लॉन्च किया गया है बेऊर थाने में और जो दूसरी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं उसको लेकर और एक जांच कमेटी बैठाई गई है कि पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार लूप हॉल कहाँ है। लेकिन हर बार यही होती है, हर बार छापेमारी होती है, मोबाइल रिकवर होता है, लेकिन फिर 2-3 महीने के बाद फिर अगर आप रेड कीजिए। हालांकि इस दौरान जब पटना जिला प्रशासन ने रेड किया था, जेल आईजी मिथिलेश मिश्र लगातार बेऊर जेल का दौरा करते रहते, निरीक्षण करते रहते, उसके बावजूद जेल के अंदर से मोबाइल मिलना कई सवाल खड़े करता है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बार बार पटना जेल से मोबाइल फोन मिलना कई सवाल खड़े करता है। 3 कक्षपालों को निलंबित किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि बार बार निलंबन जैसी कार्रवाई तो होती है, लेकिन मोबाइल फोन भी बरामद किए जाते हैं जब भी छापेमारी होती है। अगली खबर का रुख करते हैं जो पटना से ही है, जहां पर 4 लेन पर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक रिटायर्ड बैंक कर्मी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फतुहा थाना क्षेत्र के भिखुआ मोड़ के पास वारदात को अंजाम दिया गया। हमले में गाड़ी का ड्राइवर भी घायल है, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड बैंककर्मी अपने ड्राइवर के साथ बिहार शरीफ से पटना के भागवत नगर आ रहे थे। इस दौरान NH 30 पर पहुंचने के बाद बाइक सवार 2 अपराधी आए और गोली मारकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। लॉकडाउन में एक बड़ी वारदात हुई है। ये 4 लेन है और निश्चित तौर पर यहाँ पर हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही होती रहती है। इसके बावजूद अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय दिया और एक रिटायर्ड बैंक पर्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। बिल्कुल इस वक्त हम घटनास्थल पर खड़े हैं।
उनकी कार इसी डिवाइडर पर चढ़ गई थी। कार का एक पहिया डिवाइडर के ऊपर था जबकि दूसरा था। अपराधियों ने सबसे पहले उनके ड्राइवर को गोली मारी और कार अनबैलेंस हुआ, डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। उसके इंजर्ड होने के बाद उसके बाद अपराधियों ने, जो बैंककर्मी थे पीछे में बैठे हुए थे, जो ग्रामीण एसपी हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो पूरे मामले की छानबीन कर उन्होंने बताया कि पीछे में बैठे हुए थे जो मृतक हैं और उनके अपराधियों ने गोली मारकर, एक पटना के एसएसपी की माने तो बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समेत कई ऐसे पहलू हैं जिस पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जो प्रत्यक्षदर्शी उनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ हैं, कुछ क्या जानकारी है? मैं तो नेशनल हाईवे से हूँ। यहाँ पे गाड़ी पुलिस, यहाँ मैंने पुलिस को देखा है। यहाँ पे गाड़ी यहाँ खड़ी थी और गाड़ी में कोई नहीं था। जो भी इंजर्ड पर्सन थे पुलिस पहले भेज चुकी थी उनको। शौकत जी हैं, बता रहे हैं कि एनएच के एम्प्लॉय हैं ये, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर रहती है। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब गाड़ियाँ यहाँ रुकती हों। और लॉकडाउन में पुलिस की गश्ती भी बढ़ा दी गई है 4 लेन पे। उसके बावजूद जो अपराधी थे वो बेखौफ थे और उन्होंने दुस्साहस का परिचय देते हुए रिटायर्ड बैंक पर्सन की दिन दहाड़े इसी 4 लेन पे गोली मारकर हत्या कर दी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, फतुहा, पटना। बात दरभंगा की करते हैं, जहां के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में रंगदारी के लिए अपराधियों ने पिकअप वैन पर फायरिंग की है। मामला उझौल गांव का है, जहां बदमाशों ने पिकअप वैन पर फायरिंग की और बाद में पिकअप वैन और उसके चालक को अपने घर ले गए। बदमाशों ने चालक को रस्सी से बांध दिया और रंगदारी देने की मांग की। पिकअप वैन ने 5,000 रुपए रंगदारी देकर अपनी जान बचाई है, जिसके बाद चालक की शिकायत पर सदर एसडीपीओ अनुज कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने आरोपी अनिल सिंह के घर पर छापेमारी की। छापेमारी में अनिल सिंह के भाई और उसके बेटे के एक दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अनिल सिंह का बेटा चंदन सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। छापेमारी में एक पिस्टल, एक कट्टा, 2 मैगजीन, 25 कारतूस समेत एक बाइक को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि अनिल सिंह और उसके 2 बेटे पहले से ही जेल में बंद हैं। मैं गाड़ी घुसा के बोला रस्सी पर घर निकाल, इसको बांधो। हम बोले क्यों बांधेगा भैया, क्या बिगाड़े हम आपको? तो बोला कि तुम्हारा वजह से मेरा मोबाइल फूट गया, उसका कीमत चुका के जा। तो हम कीमत। कहाँ के रहने वाले आप लोग? जी बिहार शरीफ का। एक पिकअप जा रहा था, उसी में जो है कि टकरा गया था। मोबाइल के लेकर के विवाद हुआ, जिस पर अनिल सिंह के बेटा उसके साथियों ने पिकअप पर गोली चलाया, जिस संबंध में कांड अंकित किया रंगदारी का और गोली चलाने का। उसी ताल्लुक में छापामारी किया गया तो उसका भाई और एक उसका दोस्त पकड़ा गया। उसके घर से पिस्टल और गोली और आर्म्स मिला है और एक अभी और भागा है, जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आरटीपीएस साइट को साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया है। पंडारक अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ल ने पंडारक थाने में प्राथमिकी करने का आवेदन दिया है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के पंडारक प्रखंड में, जहां आरटीपीसीआर काउंटर का साइट जो है वो हैक होने का मामला सामने आया है। हमारे साथ पंडारक के अंचलाधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मामला है और कैसे हैक हुआ है। सर क्या मामला और कैसे हैक किया गया? इसमें हुआ ये था कि 31 तारीख को एक आवेदन जो है वो ऑफलाइन शो किया, जबकि अभी हम लोग ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं और 31 तारीख को कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया गया। और उसमें जो सेवा का प्रकार लिखा जाता है वो सामान्य है। सामान्य तभी अंकित होगा जब कोई आवेदन हमारे यहाँ ऑफलाइन करता है, उसको हमारा ऑपरेटर एंट्री करता है। लेकिन हुआ क्या कि उस दिन ऑपरेटर के द्वारा नहीं लिया गया था कोई भी आवेदन। फिर उसने जब अपना लॉगिन आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के उसको चेक किया तो उसमें एक आवेदन प्राप्त हुआ जो कि ऑफलाइन था, उसमें लिखा हुआ था सेवा का प्रकार सामान्य। फिर उसने हमको एक आवेदन दिया और बताया आके ऑफिस में कि सर ऐसी बात। फिर तो उसने आवेदन दिया, उसके आधार पे हमने एक एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना पंडारक को हमने एक पत्र लिखा है और वो संभवतः एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये महज एक पंडारक प्रखंड की बात नहीं है। बिहार में न जाने कितने प्रखंड होंगे जहां साइबर क्राइम की घटना हो रही होगी। जरूरत है तो इसको बारीकी से और सही जांच करके आरोपियों पर कार्रवाई की। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। बिहार में भी इस पर जोर शोर से काम चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मौके पर पौधारोपण कर लोगों को संदेश दिया। पर्यावरण दिवस पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 2021 में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे 9 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार ने झारखंड के अलग होने के बाद 9% हरित आवरण को 15% तक बढ़ा दिया है। इसे ही 17% करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और सीएम नीतीश कुमार के बाद उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी पौधा लगाने का अभियान शुरू किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने भी लोगों से पौधा लगाने की अपील की। उनसे बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मौके पे बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्री नीरज कुमार बबलू अपने घर में पौधारोपण कर रहे हैं और आज से बिहार सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की है कि 5 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने 1 अन्य मार्ग से कर दी है और अब वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू भी अपने आवास पे पौधा लगा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, शुरुआत इन्होंने की है और बिहार की जनता से अपील भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाए, क्योंकि एक समय था जो बिहार में झारखंड बंटवारा के बाद मात्र 9% जंगल बचे थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए 15% हो गए और आने वाले समय में टारगेट है 17%। नीरज जी, कभी लगाए हैं इसके पहले कभी वृक्ष? बिल्कुल लगाया है और हम समझते हैं कि जब से हम लोग 2005 से एमएलए हुए हैं तो उस समय से लगातार कहीं न कहीं लगाते रहते हैं। पर्यावरण दिवस के ऊपर भी लगाए हैं और कई ओकेजन, कई फेस्टिवल पे हम लोग प्लांटेशन किए हैं। अब इसकी जिम्मेवारी मिली है विधिवत राज्य सरकार की तरफ से, तो हम लोग निश्चित रूप से पर्यावरण दिवस, अगर ये कोविड नहीं होता हम लोग बेहतरीन दिवस यहाँ मनाते। और तो मेरा तो ये प्रोग्राम था कि दूसरे स्टेट से भी जो इसके एक्सपर्ट हैं पर्यावरण के, उनको बुला करके एक सेमिनार करते। आज हम लोग एक वेबिनार किया, उसमें कई एक्सपर्ट हमारे बाहर से जुड़े हुए थे और हमारे डिपार्टमेंट के लोग जुड़े हुए थे, मैं जुड़ा हुआ था। तो उन लोगों से भी कई तरह के राय विचार हम लोग लिए हैं, जिसको आगे हम लोग करेंगे। 17% का टारगेट है और 5 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट है। हम समझते हैं अगर 5 करोड़ पेड़ इस साल बिहार में लग जाता है तो निश्चित रूप से पर्यावरण हमारा बेहतर हो जाएगा। यहाँ का जो भी पॉल्यूटेड फैक्ट्री है उसको भी हम लोग हर फैक्ट्री को लेटर लिखें कि कोई भी पॉल्यूटेड वो वाटर हमारे नदियों में ना आए, एयर में ना आए। तो हर तरह का जो काम हो सकता है पर्यावरण को सही करने का, दुरुस्त करने का, वो हम लोग कर रहे हैं। जो भी हमारा वेटलैंड है, आर्द्र क्षेत्र है जो सूखते जा रहा है, हम लोग उसको भी सही करने का, जगाने का काम कर रहे हैं, वो जगा हुआ रहे। पौधे के सुरक्षा का भी उपाय हम लोग किए हैं। एक तो पहले जो गवर्नमेंट लेवल पे जो हमारा डिपार्टमेंट लगाएगा और उसका अलग व्यवस्था है। जो वन पालक रहता है वो 3 साल तक उसका पहरेदारी करता है। दूसरा हम लोग का है कि जो हम लोग आम आवाम को देते हैं, और पिछली बार फ्री में पौधा दिया गया था, लेकिन इस बार दूसरा स्कीम है। इस बार हम लोग 10 रुपया लेकर के, चाहे वो फलदार पेड़ हो या कोई और भी पेड़ हो, इमारती लकड़ी हो, हम लोग 10 रुपए के एवज में उनको देते हैं। अगर वो 3 साल तक पेड़ बचा लेते हैं तो 3 साल बाद हम लोग 70 रुपया उन्हें वापस करेंगे और पेड़ भी उनका होगा। तो निश्चित रूप से इस स्कीम से पूरा प्लांटेशन हमारे राज्य में हो जाएगा और बेहतर पर्यावरण हो जाएगा हमारा। तो चलिए, नीरज कुमार बबलू ने बताया कि आने वाले समय में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और हरित आवरण 17% को ये टारगेट भी पाना है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और पर्यावरण दिवस पर चलिए एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो छत पर सब्जी उगाते हैं। किसान का नाम सखीचंद है और वो पूर्णिया के शिवधाम के रहने वाले हैं। सखीचंद ने अपने घर की छत पर 2000 स्क्वायर फीट में कई तरह की सब्जियों की खेती की है। इसके लिए वो जैविक विधि का प्रयोग करते हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता कुमार प्रवीण ने। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के शिवधाम में। यहाँ सखीचंद पंडित हैं जिन्होंने अपने छत पर करीब 2000 स्क्वायर फीट में किचन गार्डन बनाया है। ये रूफ फार्मिंग कर एक पर्यावरण का संदेश भी दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं सखीचंद पंडित से। अपने कितना एरिया में क्या किया है? ये 2000 स्क्वायर फीट का उसका छत है, जिसमें कि भिंडी, करेला, परवल, कद्दू, नेनुआ, टमाटर और तरह तरह का सब्जी लगाए हैं। और मतलब गोबर का खाद
और बकरी के भंडारी ये दे कर बाजारू कोई खाद पानी कोई दवाई नहीं देते हैं और बढ़िया वातावरण का सब्जी मिलता है, ढंग से खाते पीते ही अगल बगल दोस्त महिम साथी संगत का भी हेल्प करते हैं खाने पीने में और शुद्धता मिलता है। सुबह में आते हैं 1 घंटा मोटर से पानी निपटा दिए, जड़ कोड़ दिए, साफ कर दिए, मतलब बढ़िया रोशनी बढ़िया वातावरण भी मतलब देखने को मिलता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। क्या संदेश देते हैं? ये हम संदेश देते हैं जो मतलब पूर्णिया वासी का लोग जो कि ये आप भी मतलब ऐसा कीजिए और खूब बढ़िया शुद्धता सब्जी साग सब्जी घर में खाइए। आपका क्या नाम है? रिंकी देवी। अच्छा, ये आप लोगों ने छत पे अपना सब्जी उपजाया है, कितना फायदा मिलता है इससे? बहुत फायदा मिलता है। क्या सब सब्जी खाने के लिए? बाजार के सामान नहीं खाते हैं, ये उपजाते हैं, ये खाते हैं, कुछ और देते हैं, मिलते हैं, दूसरे को भी देते हैं। जी सर। तो शुद्ध चीज़ खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हाँ जी सर। क्या नाम हुआ? रिंकी देवी। तो ये यहाँ पे शुद्ध जैविक तरीके से सब्जी उपजाते हैं और इससे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। इसके अलावा ये रूफ फार्मिंग कर पर्यावरण प्रदूषण से भी बचने का एक उपाय तलाशे हुए हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि वे भी अपने छत पर खेती करें ताकि ज़मीन की जो कमी है उसकी भी पूरी हो सके और आपके घर में शुद्ध सब्जी भी मिल सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। नवादा के नक्सल प्रभावित इलाका कवाकोल के लोगों ने मिसाल कायम की है। यहां गाय घाट के ग्रामीणों ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक चेक डैम का निर्माण किया है, जिससे आसपास के इलाके को पानी मिलता है। यहां गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती थी, लेकिन चेक डैम बन जाने से पानी की समस्या दूर हो गई है। लोगों ने इलाके में पेड़ की कटाई पर भी रोक लगा दी है, जिससे पूरा इलाका हरा भरा हो गया है। हम लोग साथ मिला तो हम लोग खटे तो यही फायदा मिलेगा, जो कि पानी जो रह जाएगा तो हम लोग का पब्लिक का ही फायदा लगेगा, जो कि हम लोग गेहूँ भी लगा सकते हैं, कोई साग सब्जी भी लगा लेंगे। अब पानी नहीं रहता तो हम लोग नहीं लगा सकते। हम लोग को रोजगार नहीं था और तालाब पानी में रुकता था नहीं, छोटा मोटा तालाब था, सूख जाता था और पानी के बगैर खेती नहीं हो पाता था। अब हम लोग को पानी अच्छा सुविधा मिला और हम लोग खेती में आ जाएंगे। जंगल काटना तो बंद हो गया। कोरोना के घटते केस के बीच अब रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेलवे आज से 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चला रही है। कुल 24 ट्रेन में 3 कल से चलेंगी, वहीं बाकी की ट्रेनें आज से चलने लगी हैं। ट्रेनों का समय और रूट पहले की तरह ही होगा। आपको बता दें कि कोरोना के कारण ये ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। ट्रेनों की संख्या बढ़ने से पटना रेलवे स्टेशन पर भी चहल पहल दिखने लगी है। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम होने के बाद राजधानी पटना की तस्वीर अब बदलने लगी है। पटना जंक्शन की तस्वीर देखिए, पटना जंक्शन पर अब चहल पहल धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कल तक इतनी भीड़ यात्रियों की नहीं दिखती थी, लेकिन कोरोना का संक्रमण जैसे जैसे कम होता जा रहा है, अब जो यात्री हैं उन्होंने भी अब ट्रेन से यात्रा करनी शुरू कर दी है। आज पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 24 जो पैसेंजर ट्रेन है उनका परिचालन किया जा रहा है और लंबे समय से ये ट्रेनें लॉकडाउन में बंद कर दी गई थी, लेकिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इन ट्रेनों का परिचालन किया गया। चारों तरफ अब पटना जंक्शन पर चहल पहल बढ़ी है। कल तक ये भीड़ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग ट्रेन की यात्रा करने लगे हैं। लिहाजा पटना जंक्शन पर भी अब जो कल तक एक सुनापन था वो सुनापन दूर होता हुआ नजर आ रहा है और यात्रियों की संख्या जो है अब यहाँ नजर आने लगी है। पटना जंक्शन पर दूसरे जगहों से भी लोग ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जंक्शन की तस्वीर बहुत बदली है अभी 4 दिनों पहले जो तस्वीर थी, और सबसे बड़ी बात है कि आज से 24 ट्रेनों का परिचालन जब से शुरू किया गया है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो यात्री हैं उनकी संख्या और बढ़ेगी और धीरे धीरे कुलियों की जो स्थिति है वो सुधर पाएगी। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साल 1974 को आज ही के दिन पटना के गांधी मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इस 2 शब्दों से देश में नई क्रांति का आगाज हो गया। एक हुंकार पर हजारों नौजवान सड़कों पर निकल पड़े।
यह आह्वान भ्रष्टाचार के खिलाफ था और व्यवस्था में बदलाव के लिए था। कोरोना की दूसरी लहर के चलते दूसरे राज्यों से हजारों मजदूर बिहार लौट आए, लेकिन अपने प्रदेश में काम नहीं मिलने के कारण ये मजदूर एक बार फिर वापस दूसरे राज्यों में लौटने लगे हैं। इनकी शिकायत है कि अपने राज्य में इन्हें काम नहीं मिल रहा है, लिहाजा ये दूसरे राज्यों में जाने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। बिहार में कहाँ कोई काम, क्या रोजगार है? बिहार में होता तो हम बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या करने जाते हैं? तो मुख्यमंत्री जी बोले थे कि जो भी लॉकडाउन में बाहर आए, जो बिहार आए थे, उनको यहीं काम मिलेगा, बाहर नहीं जाने के लिए। तो फिर बोले ना है सर, कहाँ मिल रहा है? कोई काम रोजगार मिल रहा है? आप देख रहे हैं, तो बोल ही रहे हो काम मिलेगा। रोजगार मिलता तो हम कहाँ क्या करने जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर जा रहे हैं। क्यों? काम के लिए। यहाँ काम मिल रहा है? कहाँ काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री बोले थे सबको काम मिलेगा जो भी बाहर जाएंगे। 5 साल से घर ही है ना, कहाँ काम मिल रहा है? कोई काम नहीं मिला। नहीं, यहाँ काम नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, काम को खोजने जा रहे हैं। यहाँ काम मिलता तो यहाँ रहते और यहीं काम करते तो कुछ अपने परिवार से भी भेंट कर लेते। अब दूर जाना पड़ रहा है, खर्चा इतना लग जा रहा है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में। इस न्यूज